यस वी आर लाइव। साथियों नमस्कार, मैं असलम चौबदार। फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और काफ़ी समय अंतराल के पश्चात आज मैं लाइव आया हूं और इस लाइव में कई मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। जो मुद्दे राजस्थान के बेरोजगार साथियों से जुड़े हुए हैं, ये महत्वपूर्ण लाइव है आप लोगों के लिए, इसलिए कि बहुत सारे युवाओं के सवाल जवाब है जो आप लोगों के मध्य इस लाइव के माध्यम से मैं रखना चाहूँगा। आपके भी अगर कोई सवाल है तो आप ज़रूर इसमें कमेंट्स के माध्यम से रखें। सभी को सबसे सर्वप्रथम आज रामनवमी का जो पर्व है, उस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए ये जो राम जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके लिए जो ये पर्व मनाया जा रहा है, उसके अनुसार मैं आप सभी को राम राम या फिर रामनवमी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। कुछ जो मुद्दे हैं जिन पे हम चर्चा करने वाले हैं, बिल्कुल सभी को राम राम। जो राजकुमार जी मीणा ने लिखा है, कुंवर दीप ने लिखा है, आप सभी को पुनः रामनवमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जो चर्चा आज जो करने जा रहा हूं वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये जो चर्चा राजस्थान के तमाम युवाओं को समझना और जानना जरूरी है। किस प्रकार से इस जो परिपत्र के अनुसार कई परिपत्र आए हैं, कई न्यूज आई है, कई न्यूज एजेंसीज आई है, जिसकी वजह से आप लोगों को कहीं ना कहीं युवाओं के साथ कुठारघात हो रहा है। कुछ साथ में वो जानकारी भी साझा कर रहा हूं जिसके अनुसार आप लोगों को ये महत्वपूर्ण है कि आगे आने वाली भर्तियों में क्या हो रहा है। हम आज चर्चा करेंगे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, जिसकी सिलेबस का जो स्तर है और एग्जाम डेट को लेके है। एक जो समय अंतराल की जो युवा मांग कर रहे हैं बार बार कॉल मैसेज के द्वारा कि जो रीट है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, इनके मध्य समय अंतराल हो, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा रीट का जो सिलेबस है, विस्तृत सिलेबस है, उस पर हम चर्चा करेंगे। किस एजेंसी को ये पात्रता परीक्षा के पश्चात देने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, उस पर चर्चा करेंगे। और किस प्रकार से किस समय पे ये एग्जाम होने की संभावनाएं हैं। सीटेट वाले जो समतुल्य जो योग्यता रखते हैं, जो अन्य राज्यों में सीटेट वाले को या फिर राजस्थान की जो पात्रता परीक्षा रही थी पहले रीट, उनकी 2018 के उन युवाओं का क्या इस नई भर्ती में उन लोगों को संभावना प्रकट होगी, तो इस पर हम भी चर्चा करेंगे आज के जो लाइव के माध्यम से। एक विशेष शिक्षकों के जो पद है, उनकी काफी बार मांग की जा रही है, तो इस लाइव के माध्यम से वो मांग भी हम रखने की कोशिश करेंगे। और एक महत्वपूर्ण चर्चा, आप लोगों की कट ऑफ आई जा रही है। आप लोगों को लगता है कि कट ऑफ आई गई है, किस वजह से गई है। जनरल जैसे रिजल्ट जारी हुआ था 2 गुना का, लेवल प्रथम कट ऑफ 130 गई थी और ओबीसी की कट ऑफ 127 के लगभग गई थी। सभी को इस बात का विदित भी है, सब लोगों को पता भी है। मैं ये बात रहना चाहता हूं कि इसमें जो हॉरिजेंटल आरक्षण की जो व्यवस्था की गई थी, जो अप्रैल 2018 के जो डीओपी का जो सर्कुलर था, जिसके अनुसार ये जो कार्य प्रणाली आगे बढ़ी थी, जिसकी वजह से हर वर्ग के कई बार तो ऐसा हुआ है कि व्यक्ति के ज्यादा नंबर आने के बावजूद भी वो बाहर हो रहा है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे रीट में। इसके अलावा बीएड बीएसटीसी का जो विवाद चल रहा है, जिसको लेके क्या एमएचआरडी की तरफ से क्या है, एनसीटी की तरफ से क्या है, सुपर सीनियर की तरफ से क्या है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा खेल हो रहा है राजस्थान में। बहुत बड़ा खेल किस प्रकार हो रहा है, उस चीज को समझना बहुत आवश्यक है। तो ये लाइव आप खेल किस चीज का है, फर्जी सर्टिफिकेट का, फर्जी डिग्रियों का है। केवल फर्जी डिग्रियों का ही नहीं, लोगों ने सर्टिफिकेट ऐसे बना लिए हैं जिन्होंने दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, उन लोगों का हक खाया जा रहा है। पहले भी हमने एलडीसी वाले मैटर में भी आवाज उठाई थी, लेकिन रीट में भी कुछ इस प्रकार का एक खेल किया जा रहा है। और किस प्रकार से, कौन से प्रकार से आप लोगों के साथ, केवल वहीं पे नहीं है, फर्जी सर्टिफिकेट पे, इन पे नहीं है, ये खेल स्पोर्ट्स पर्सन वालों के साथ भी किया जा रहा है। जो अच्छे खिलाड़ी है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है, उनके साथ खेल हुआ है। और इसके अलावा फर्जी डिग्री, फर्जी सर्टिफिकेट का जो इन मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपके लिए लाइव महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आप इसकी सभी युवाओं तक इस लाइव को पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि अपनी बात को सार्थक परिणाम निकले। सबसे पहले मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा।
भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी हो चुका है, आप लोगों को अवगत भी करवा दिया था पहले भी कि ये आरपीएससी इस पे काम कर रही है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण काम ये कि आरपीएससी के पास फिलहाल के टाइम में जो काम किया जा रहा है वो है कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम का रिजल्ट आउट करने का। इसके साथ साथ आरएस भर्ती परीक्षा के जो कॉपी जांच का जो काम चल रहा है मेंस एग्जाम का, उस पर काम कर रही है आरपीएससी। अब कई लोग ये कह रहे थे कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का एग्जाम डेट कब होगी, कैसे होगी, तो मैं ये चाहता हूं कि उससे पूर्व आरपीएससी सिलेबस जारी करे टॉपिक वाइज, जिससे व्यक्ति तैयारी कर सके। इसके संदर्भ में उत्कर्ष की टीम की तरफ से जो कोचिंग है उन्होंने एक रिट भी दायर की है कि व्यक्ति को पूरा सिलेबस मिले जिसके अनुसार से वो तैयारी कर सके। ये मैं उनकी इस बात की प्रशंसा भी करूंगा। बिल्कुल जो मेरे साथी है जो वागड़ कांठल से जो मैसेज कर रहे हैं उन सभी को धन्यवाद। आप सभी को मैं आपके सभी के कमेंट मैं देखूंगा, आप अपने विचार भी रखें, लेकिन मैं इसके साथ साथ पहले वो जानकारी साझा कर देता हूं जिसके लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। कई युवाओं के एक मांग चल रही है कि सभी भर्तियों के बीच में समय अंतराल हो। समय अंतराल अपने आप हो रहा है दोस्तों। वैसे हमारी भी मांग है कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट के मध्य समय अंतराल हो। रीट का एग्जाम आपको पता है जुलाई में प्रस्तावित है। जुलाई के पश्चात 2, 2.5, 3 महीने के पश्चात वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा होने की बात चल रही है। संभवतः सितंबर अक्टूबर में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा एग्जाम करवाने के आरपीएससी मूड में है। अब वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा से पहले उसका सिलेबस भी जारी हो जाए, लेकिन रीट के लिए युवा जो तैयारी कर रहा है सबसे पहले रीट की तैयारी कर रहा है, लेकिन रीट एक पात्रता परीक्षा है जो जुलाई में हो रही है। अब लोगों को लग रहा है 90 नंबर तो हम ऐसे ही ले आएंगे, तो अब क्या करें दोस्तों। इसका आप लोगों को पता है सेकंड पेपर का वैसे सिलेबस जारी हो चुका है, लेकिन विस्तृत सिलेबस जारी नहीं हुआ है, उस पर भी काम चल रहा है और उस पर काम होगा। दूसरी बात यह कि सरकार उस पर सिलेबस जारी कर रही है, विस्तृत सिलेबस। लेकिन एक सवाल लोगों को यह आ रहा है बार बार कि क्या हम तैयारी इस रीट की करें या पात्रता परीक्षा के अनुसार काम करें। आप लोगों को पता है, आप लोगों को इस बात का पता है कि जो पात्रता परीक्षा है रीट को पात्रता परीक्षा बनाया गया है। इसका रीजन रीट को एक साथ में रीट की वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी है। 2018 के युवाओं का सवाल है कि ये पात्रता परीक्षा आगे बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इस मामले में हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुलदीप बेनीवाल जी, उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई थी और कोर्ट में उस याचिका के तहत लेवल प्रथम के युवा साथियों को अंतरिम रूप से 2021 की भर्ती में शामिल होने का मौका मिल गया था। अब जब रीट को लाइफ टाइम कर दिया है तो पीछे के एनसीटी की जो गाइडलाइन है उस अनुसार किया गया है रीट की जो पात्रता परीक्षा को, इसकी वैलिडिटी को लाइफ टाइम, और उसी के तर्ज पे राजस्थान की 2018, 16 या 11, 12 वाली जो वैकेंसी है वो भी सरकार लाइफ टाइम करने का विचार उसको करना पड़ेगा। अगर नहीं करती तो न्यायालय के आदेशानुसार भी हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। और दूसरी बात, कई युवा साथी कह रहे हैं कि क्या हम सेकंड पेपर की तैयारी करें या फर्स्ट पेपर की तैयारी करें, तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप लोग सेकंड पेपर की तैयारी करें। अगर आप सेकंड पेपर के अनुसार तैयारी कर पा रहे हैं तो आपके नंबर आ जाएंगे, इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अगर इस बात पर सरकार अगर अड़गी भी रहती है, लेकिन मैं कहता हूं न्यायालय से इस बात को सरकार को लाइफ टाइम के लिए विचार करना पड़ेगा। 2018 वाले को रिलैक्सेशन या 2016-18 वाले को रिलैक्सेशन दे देगी सरकार, ये युवा चाह रहा है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है, इसके ही समतुल्य डिग्री है सीटेट के बारे में आपको बता देता हूं कि जब विज्ञापन आता है उसमें यह कहा जाता है कि रीट या आरटेट जो भी इसके समतुल्य है उसके अनुसार, तो सीटेट भी इनके समतुल्य है। इस अनुसार फर्स्ट पेपर जिसका सीटेट क्लियर है, केंद्र में सीटेट क्लियर है जिसका फर्स्ट पेपर के अनुसार, उसको राजस्थान सरकार को भी, इसमें मैं भी मांग कर रहा हूं और काफी युवाओं के भी इस प्रकार की मांग है, जिसका सीटेट क्लियर है उसको रीट ना देनी पड़े। बिल्कुल जायज बात है, सीटेट और रीट का सिलेबस समान है और उसके समतुल्य मानते हुए कई राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हालांकि यहां पे कांग्रेस शासित सरकार नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता ही है 2 राज्यों में ही कांग्रेस शासित सरकार है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। लेकिन जो गाइडलाइन है जिसको ये मानते हैं, राजस्थान सरकार हो या चाहे एनसीटी के अनुसार, एनसीटी ने इस चीज को वेरीफाई किया है कि किसी न किसी प्रकार से जो सीटेट से जो पात्रता है वो उसके काम के। राहुल डाका जी ने ऑफर किया है कॉफी पिएंगे। राहुल जी, मैं आप जो प्रयास कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल आरक्षण को लेके, उस पर मैं आज चर्चा करूंगा, आप लोग सभी जुड़े रहे।
तो सीटेट की को भी सरकार को समझना चाहिए और उसके लिए ये मांग भी जायज है युवाओं के लिए। इसके संदर्भ में मैं भी अपनी तरफ से जितनी प्रयास होगा मैं रखने की कोशिश करूंगा और इसमें युवा का समय भी बचेगा और उसको सिलेबस जारी होता है तो वो सेकंड पेपर की सही तरीके से तैयारी भी कर सकता है, क्योंकि अधिकतर राजस्थान के युवाओं का सीटेट क्लियर है और जिनका क्लियर नहीं है, जिनका सीटेट क्लियर नहीं है उनको, अगर जिनका 2018 वाला है तो उनको वो वैलिडिटी अगर बढ़ती है उसकी पात्रता परीक्षा की तो उन लोगों को सबको फायदा है। वैसे भी ये चीजें 2 बार एग्जाम या 2 बार बेरोजगार के रुपए ना लगे। एक फर्स्ट ग्रेड का विज्ञापन को लेकर पूछ रहे हैं, 6000 के लगभग पदों पे आ रही है, 5800 6000 के पहले ही बोल चुका हूं, इसमें काम लगभग तैयार है और फर्स्ट ग्रेड अंतिम दौर पे है। आरपीएससी कभी भी विज्ञापन जारी कर सकता है, इस पे कोई बड़ा टाइम नहीं लेंगे, इस पे विज्ञापन जारी कर सकता है। मेन बात यह है कि इसमें समय अंतराल रहे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए, इसमें हम प्रयास कर रहे हैं और इसमें हम सफल भी होंगे, क्योंकि आरपीएससी भी इस प्रकार का शेड्यूल तैयार कर रही है जिसके अनुसार ये चीजें क्लियर हो। और अब एक महत्वपूर्ण चर्चा, ये आप लोगों के लिए समझना जरूरी है। हर कोई व्यक्ति इसलिए नहीं समझ पाता कि लोगों को ये पता ही नहीं है, 95% लोगों को ये नहीं पता कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है, वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है, और कट ऑफ ज्यादा जाती है फिर इन लोगों को प्रभावित होता है। डीओपी का सर्कुलर आया था 2018 को अप्रैल में। वो सर्कुलर ये कहता है कि अगर कोई एक्स सर्विसमैन, आप लोगों को पता है एक्स सर्विसमैन को कोटा दिया गया है 12.5%। वो भारत माता के वीर जवान हैं जिन्होंने मेहनत की और उनको जायज भी है, उनका 100% दे के आए देश की रक्षा के लिए। और उनको अगर वहां से ये चीजें मिलती है, एक्स सर्विसमैन के जो 12.5% उनको रिजर्वेशन मिलता है। अब महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों, समझे, जनरल के कई युवाओं के साथ और ओबीसी के अधिकतर युवाओं के साथ कुठारघात हुआ है इस पॉलिसी के तहत। आप इस बात को समझें, अगर आप जनरल से है या ओबीसी से है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि कई भर्तियों में आप 100 में से 100 नंबर लेके आ जाएंगे तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा रिजल्ट कह रहा है। पीछे के अगर आप रिजल्ट देखेंगे राजस्थान पुलिस का, कोटा का, गंगानगर का, चूरू का, आप रिजल्ट देखेंगे ऐसा ही भर्ती का पीछे 18 और इसका पीछे वाली का, अगर आप रिजल्ट देखेंगे इस पटवारी भर्ती का तब आपको पता चलेगा। रिजल्ट आप सही तरीके से आंकलन करेंगे इस बार आप रीट भर्ती का, तो आपको पता चलेगा रीट की जो कट ऑफ 130 या 127 गई है वो कम से कम 2 या 3 नंबर नीचे रहती। अब आप सोच रहे हैं कि किस प्रकार ये हो सकता है, तो मैं आपको बताता हूं कि 100 सीटें होती है, 100 सीटों में 12.5% एक्स सर्विसमैन को दिया जाता है। अगर सरकार 100 सीटों में अलग से 12.5% सीटें अलग कर दे कि ये एक्स सर्विसमैन की है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार ने एक फॉर्मूला तय कर दिया कि एक्स सर्विसमैन जिस कैटेगरी में सिलेक्ट होगा उसी कैटेगरी की वो सीट लेके जाएगा। आप लोगों को पता है एक्स सर्विसमैन मेल होते हैं लगभग, फीमेल्स तो अब शुरू हो रहे हैं जो रिटायरमेंट आ रहे हैं। उन एक्स सर्विसमैन के 12.5%, कई बार ऐसा हुआ है कि एक भर्ती में जिसमें 10, 12, 15, 20 सीटें हैं उसमें एक्स सर्विसमैन का 12.5% अगर सीटें निकालते हैं तो वो सीटें उस कैटेगरी की पूरी भर जाती है। अगर एक व्यक्ति सिलेक्ट होता है या 5 सिलेक्ट होते हैं, 10 होते हैं, जो भी। आप लोग गौर से समझे, 21% रिजर्वेशन ओबीसी को मिलता है, उसमें 30% या 33% महिलाओं को होता है, तो 14% रिजर्वेशन ओबीसी पुरुष को मिलता है। अगर एक्स सर्विसमैन सारे के सारे सिलेक्ट होने वाले ओबीसी पुरुष के होते हैं तो वो 12.5%, ओबीसी पुरुष 14% सिलेक्ट हो रहा है, 12.5% वो ले जाते हैं, तो ओबीसी पुरुष को एक सिंगल सीट नहीं मिलती है, यानी 1.5% मिलता है। अगर सीटें कम होती है 100 से तो एक सिंगल सीट नहीं मिलती है, चाहे वो 100 में से 100 नंबर लेके आए। और यदि एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी जनरल की होती है, जैसे राजपूत समाज से, ब्राह्मण समाज से बहुत सारे उच्च पदों पे है, और वो अगर इस सीटों को लेके कार्य करते हैं और उनका सिलेक्शन होता है 12.5%, आप लोगों को पता है कि वर्तमान में अनरिजर्व कैटेगरी 40% है, ईडब्ल्यूएस को छोड़ दिया जाए तो। उन 40% में अगर वो 12.5% लेके जाते हैं, 40% का 1/3 महिलाओं को लेके जाता है, तो मोटा मोटा अप्रोक्सीमेटली 25-26% है, और उस 25-26% में आधी सीटें एक्स सर्विसमैन को दे दी जाती है। तो कहां पे वो कट ऑफ रहती है? इसके लिए
सरकार जब एक्स सर्विसमैन को देने की इच्छा है तो 14% दे दे 12.5 का, लेकिन उनके लिए वर्टिकल आरक्षण की व्यवस्था की जाए, अलग से सेपरेट आरक्षण व्यवस्था की जाए, जिससे किसी व्यक्ति को जो तैयारी कर रहा है, जो नया युवा तैयारी कर रहा है, उसकी सीट का हनन ना हो। इस संदर्भ में कोर्ट में भी याचिका है। एक बार अवलोकन कीजिए दोस्तों, आप लोगों को पता नहीं है, आप लोग भेड़ चाल चल रहे हो। आप रिजर्वेशन में फिर बैकलॉग का भी एक बहुत बड़ा खेल होता है। आप इस बात को समझेंगे, एक्स सर्विसमैन का जो बैकलॉग रहता है उनको वो मिल जाता है, सीटें खाली रहती है वो मिल जाती है। मन सिंह जी, आपकी बात को मैं देख रहा हूं, एक बार मैं बताता हूं सारी चीजें। तो दोस्तों एक बात ध्यान करें, ये मांग जरूर करें, ओरिजेंटल जो रिजर्वेशन है एक्स सर्विसमैन का, उनका या तो सभी कैटेगरी वाइज हो या उनको वर्टिकल आरक्षण दे दिया जाए, जिससे सभी युवाओं को फायदा हो सके, किसी का हक ना मारा जाए। वरना आप लोगों को पता है वहां से हर व्यक्ति को नुकसान झेलना पड़ रहा है, खासतौर से ओबीसी और जनरल को। ओबीसी को तो लगभग झेलना पड़ रहा है, 1.5% मिलता है फिर उनको। ऐसा ही परिणाम 2000 ये पुलिस कांस्टेबल भर्ती थी, उसमें चूरू जिलों में 7 सीटें थी, 5 गुने बुलाए गए, 35 लोगों को बुलाया गया, 5 गुना लोगों को। और उन 5 गुना लोगों में आप ये बात को गौर से समझेंगे तो आपको पता चलेगा 35 के 35 एक्स सर्विसमैन लगे। गंगानगर में भी ऐसा हुआ, 5 गुना बुलाया गया, एक सिंगल व्यक्ति नया नहीं लगा। कोटा में भी एक नया नहीं लगा। आने वाले दिनों में दोस्तों आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा कुठारघात होने वाला है, इस बात को थोड़ा समझना अति आवश्यक है। तो इसके लिए कोर्ट में लड़ भी रहे हैं, मामला उठा भी रहे हैं, कई विधायकों का समर्थन भी मिल रहा है। एक और महत्वपूर्ण चर्चा कर रहा हूं मैं बीएड बीएसटीसी विवाद को लेकर। कई लोगों को लग रहा था कि काफी दिनों से मैं लाइव नहीं किया और नहीं किया। तो दोस्तों मेरी मम्मी की थोड़ी सी तबीयत खराब थी और उस बात को लेके मैं थोड़ा सा परिवार में थोड़ा सा माहौल इस प्रकार का था, खुद भी वरी था और सारे परिवार में हो सकता है कल या परसों उनका ऑपरेशन है, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा समय नहीं दे पाया, आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया। तो बीएड बीएसटीसी विवाद को लेके एमएचआरडी ने याचिका अपनी तरफ से लगा दी है, उसके लिए हमारी पूरी टीम कोशिश कर रही है। मैं खुद कर रहा हूं, व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसे भी कार्य करने पड़ते हैं जो अंडरग्राउंड हमें रह के करने पड़ रहे हैं। एनजीटी की तरफ से मजबूत पैरवी हो रही है और एमएचआरडी की तरफ से भी मजबूत पैरवी हो, इसलिए हम प्रयासरत हैं और हमारी कोशिश है शायद तक 27 को हमारा केस लग रहा है, उसमें सारी चीजें क्लियर होगी और एनसीटी अपना गजट बचा ले। और गजट बचती है तो मतलब बीएड बचेगी, और बीएड बचेगी तो लेवल प्रथम में बीएड वाले शामिल होंगे। इसके लिए मैं मेरी टीम सारे प्रयासरत है और एकजुट रूप से हम कार्य कर रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि क्या बीएड वालों की तरफ से सुपर सीनियर आएगा, तो बिल्कुल सुपर सीनियर हमारी तरफ से हमारे केस में पैरवी करेगा। कई बार जैसे पिछली हियरिंग में इन टाइम पे मुकुल रोहतगी जी ने उन्होंने मना किया, 2 दिन पूर्व हमें सूचना मिली, पटवाले जी ने मना किया। हमने पहले भी सुपर सीनियर उतारे थे और उसमें उतारे, तो उनकी अनुपस्थिति में सीए सुंदरम जैसे को हमने उतारा। तो आगे भी अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है जैसे हमें पता नहीं चले और ना चले, तो उसमें भी हम एक रिजर्व इस प्रकार का सुपर सीनियर रखेंगे जिसमें हमें किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और उस अनुसार हम कार्य कर सके। और पूरी टीम इस चीज को लेके आश्वस्त है और आप लोग इस बात को भी समझे कि हमें लड़ना है, एकजुट होकर जीतना है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, केवल अपितु राजस्थान नहीं है, ये भारतवर्ष का मुद्दा है, जिसको लेके हम कई लोग भ्रांतियां फैलाते हैं, अलग अलग बातें रखने की कोशिश करते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं। उन चीजों पे हमें थोड़ा सा फोकस रखना है, इस बात को समझना है। 2016 गणित विज्ञान और अंग्रेजी पे भी बोलूंगा, वेट करें 2 मिनट। तो एनसीटी का जो गजट है वो बचेगा, आप लोग चिंता ना करें, इस पे हम काम, सब कुछ ठीक होगा। और शुक्रिया नंदी नामदेव जी और मान सिंह जी, हम उस चीज के लिए जुड़े हैं जिसके लिए आप सब लोगों का हित हो और उसी के लिए मैं प्रयासरत था, हूं और रहूंगा। आगे जो मैं बात कह रहा हूं, एक और महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, राजस्थान में एक और बड़ा खेल हो रहा है, खेल सर्टिफिकेट का। फर्जी डिग्रियां सुनी थी आप लोगों ने पिछली बार, रीट के पात्रता परीक्षा के साथ रीट के अंकों के साथ डिग्रियों के अंक जुड़े थे 30%। लोग बाहरी राज्यों से डिग्रियां लेके आए, कोई कहीं से लेके आए, और उन लोगों को डिग्रियां पहली बार ऐसा हुआ कि पब्लिकली नहीं की गई 2018 की भर्ती की, वरना वहां पे भी बहुत सारे लोगों का सामने आता किन लोगों ने फर्जी डिग्रियों से किस प्रकार से एग्जाम लिए। इसमें हमारी टीम आरटीआई लगा रही है। 2018 में बहुत सारी फर्जी डिग्रियों की हमें सूचना मिली है और जल्द ही कई लोगों को बेनकाब किया जाएगा जो कई सालों से नौकरियां कर रहे हैं। आप लोग जो भी आपके सवाल है वो जरूर लिखे, मैं इसको लूंगा।
देखो, राजस्थान में एक ऐसा खेल हो रहा है जिसमें एक टीएसपी क्षेत्र में स्टिंग किया गया, आप लोगों को पता है। लेकिन एक्चुअल बात यह है, टीएसपी नहीं, पूरे राजस्थान में दिव्यांग के नाम पे खिलवाड़ किया जा रहा है। लो विजिबिलिटी का सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है, व्यक्ति को संपूर्ण दिख रहा है। मेरे पास एक प्रूफ आया है, मैं आपको बताता हूं, हनुमानगढ़ क्षेत्र का। हनुमानगढ़ जिले के नौरबादरा क्षेत्र का एक व्यक्ति है, उसके गांव के 4-5 व्यक्ति उच्च पदों पे आसीन हो चुके हैं। लो विजिबिलिटी सर्टिफिकेट बना के, कोई फर्स्ट ग्रेड लग गया, कोई सेकंड ग्रेड लग गया, कोई नहीं जाने। अभी मैं इसके नाम सभी के सार्वजनिक करूंगा जो गवर्नमेंट जॉब में है। और एक व्यक्ति जिसको सब कुछ सही दिखता है, थोड़ी सी नजर टेढ़ी जरूर है, कई बार जो टेढ़ापन होता है आंखों का वो है नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति जो रियल में दिव्यांग है, जिसकी एक आंख बिल्कुल काम नहीं करती, दूसरी आंख से कम दिखता है, उसको उस विभाग का, चिकित्सा विभाग के द्वारा उसका सर्टिफिकेट बनाया जाता है। वो 30% विजिबिलिटी का बनाया जाता है। जबकि जो व्यक्ति एकदम सक्षम है, जिसको पूरा दिखता है, सिर्फ वो इस बात को बचाने के लिए एक चश्मा यूज करता है। चश्मा कौन सा? जो पारदर्शी ना हो, जो ग्रीन कलर का हो, जो लोगों के सामने चश्मे से गुमराह करता है। उस व्यक्ति को 40% से अधिक का सर्टिफिकेट बनाया जाता है, सिर्फ मिली भगत से और वो नौकरी हासिल करने के। इस खेल में जितने भी उन लोगों के की जांच करवाने के लिए एक कोर्ट में हम याचिका दायर कर रहे हैं। यह जरूरी है क्योंकि किसी दिव्यांग भाई का हक मारा जा कई लोगों को लगता है कि किस प्रकार ये हक मारा जा रहा है, किस प्रकार नहीं मारा जा रहा। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूं। हाँ, लाइव का थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, अब सही चलेगा। मैं आपको कह देता हूं कि फर्जी डिग्री आ रही है, यह बात आप लोगों को सबको पता है। दिव्यांग सर्टिफिकेट बन रहे हैं, लोग सही है लेकिन सक्षम नहीं है एग्जाम फाइट करने के लिए, तो वो लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जो नेता बने बैठे हैं, फर्जी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना लिया है, जिनके फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। फर्जी ईडब्ल्यूएस, जी हां सुन लीजिए, जो राजस्थान के अपने मुख्यमंत्री ने एक रिलैक्सेशन दिया था कि सिर्फ आय के आधार पे खेत की जमीन के इनको सबको रिलैक्सेशन देते हुए स्पष्ट कह दिया, जिनकी आय 8 लाख 8.5 लाख का जो भी एक क्राइटेरिया रखा, उससे अगर अधिक का है व्यक्ति तो उसको वो ईडब्ल्यूएस में पात्र नहीं है। बाकी सबका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाइए। और उसके तर्ज पर कई अधिकारियों ने सर्टिफिकेट बना लिया। क्यों बना लिया? क्योंकि उनको पटवारियों ने रिपोर्ट कर दी कि बिल्कुल सही है, पात्र है, इस व्यक्ति के पारिवारिक आय ईडब्ल्यूएस के पात्र नहीं है। ऐसे व्यक्ति जिनके फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और जिनकी आय 8 लाख से भी अधिक है, उन्होंने सर्टिफिकेट बना लिया और इस रीट भर्ती में पात्रता के हासिल करते हुए डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा चुके हैं। आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए, आप नियुक्तियां हासिल करें, देखते हैं किस प्रकार करेंगे आप। हर व्यक्ति की जांच के दायरे में आता है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस के हो, चाहे ओबीसी में हो। ये गलत है। इस प्रकार से आपके पास भी बहुत सारे सबूत होंगे तो मुझे भेजे, हम उन पे तय पे जांच करवाएंगे, जांच बिठा रहे हैं। और इसके संदर्भ में उच्च न्यायालय की हम शरण ले रहे हैं। किस सक्षम अधिकारी के द्वारा ये सर्टिफिकेट ये जारी किए गए और किस प्रकार किए गए और किसके कौन कर रहा है और किसके आधार पे कर रहा है, किस लोगों को इतना फायदा हो रहा है। रीट सेकंड ग्रेड दोनों के बारे में सरवण जी मैं लिख चुका हूं, बोल चुका हूं, अपना और बोलेंगे। और इसके अलावा राजस्थान में खेल सर्टिफिकेट बन रहे हैं। जो व्यक्ति उत्कृष्ट खिलाड़ी है, जिसने रियल में खेला है, जिसने टॉप 3 की रैंक हासिल की है, वो तो बाहर बैठ रहा है। और जिन लोगों ने कुछ रुपए देके कहीं से सर्टिफिकेट हासिल किए और वो नौकरी के पात्र हो रहे हैं, और किस प्रकार हो रहे हैं, इसके लिए आप लोगों के बीच में एक एक चीज रखी जाएगी दोस्तों। इसलिए आप लोग इस बात को समझे कि राजस्थान में जरूरी यह है कि सभी लोग
एकजुट से ऐसे लोगों के जो भी है आपके इर्द गिर्द जिन लोगों के पीएच कैटेगरी से सिलेक्ट हो रहे हैं, जो टेस्ट सिलेक्ट हो रहे हैं, उन सब का लोग एक्सपोज करना आवश्यक है। आप लोग मेरे पास भेजे, मेरी टीम के पास भेजे, इन चीजों को आप लोगों के बीच में रखेंगे और सभी लोग, युवाओं का हक है, बेईमानों को नहीं खाने देंगे। रीट 2016 गणित विज्ञान और अंग्रेजी विषय की एक और सूची जारी करवाने के लिए आप लोगों के बीच में एक बात रख रहा हूं। कुछ दिन मैंने कई चीजें नहीं रखी थी 2016 के लिए, कई लोगों को लगा कि हां भूल गए हैं, पद खाली रहे हैं और रहे हैं। तो दोस्तों मैं इंतजार कर रहा था कि कौन कौन से जिले में कितने पद खाली है। कई जिलों में बाहरी राज्य वालों को नियुक्तियां नहीं हुई थी, कई लोग जो राजस्थान के थे, जिनको बाहर के राज्य के थे, उनको नियुक्ति उनकी संदर्भ में उनकी नियुक्तियां अब हो रही है, हो गई है, लगभग की हो चुकी है। अब सभी की आरटी हम ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास आंकड़ा था, वो था एब्सेंट अपात्र का। अब हमारे पास नॉन ज्वाइनर का भी है। इस संदर्भ में सरकार के सामने समक्ष हम पूरी अपनी बात रखेंगे और उसके साथ साथ एक और सूची वही तरीके से पूर्व नियोजित तरीके से पूर्व चयनित लोगों को हटाते हुए एक सूची और जारी करवाने के लिए कोशिश करेंगे। इसके अलावा 2016 गणित विज्ञान में चयनित और अंग्रेजी में चयनित एक नोशनल लाभ के लिए युवाओं के फोन आ रहे हैं काफी, तो उसके संदर्भ में भी हम एक बड़ी तरीके से हम काम करेंगे और आपका हक है उसके लिए जो लेट जॉब मिली है उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को नोशनल लाभ वगैरह समय पर मिले। लेकिन ध्यान रखें, नोशनल लाभ के लिए एक रीशफल का अलग जल्दी होता है, वेटिंग में कई प्रकार की अड़चन आती है, वो चीजें उसको हम क्लियर करेंगे। किस प्रकार से ये केस बन सकता है, बना सकते हैं, उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और आप लोगों के बीच में रखेंगे। आप लोग आश्वस्त रहे। 2016 गणित विज्ञान और अंग्रेजी की एक और सूची जारी कराने के लिए मैं प्रतिबद्ध था, हूं और रहूंगा और इसके लिए मैं लड़ूंगा। आप लोगों के बीच में आऊंगा और जितनी भी बातें हैं उन चीजों के आप लोगों के बीच में साझा करूंगा। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। आपके 2013 एलडीसी पंचायत राज के लिए बहुत सारे युवाओं के कॉल आ रहे थे, तो मैं कोशिश करूंगा दोस्तों, आपकी पहले भी इस बात को रखा था, कई लोग गुमराह हुए, गुमराह सरकार कर रही है। क्या सरकार ने किस प्रकार से 2 बार घोषणा करके मजबूर किया है, तो आगामी हम कोशिश करेंगे कि इस प्रकार से इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करें। ये सरकार की प्रतिष्ठा का भी सवाल है और सरकार मेरे हिसाब से जाते जाते करना चाहती है, लेकिन हम चाहते हैं जल्द से जल्द करें, उस भर्ती प्रक्रिया शुरू करवा के कैलेंडर जारी करवाते हुए आपकी नियुक्ति प्रक्रिया को आसान बनाएं। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।